इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा कुवैत से लेकर बहरीन और यूएई तक अरब दुनिया पर हमला किया जा रहा है। पश्चिमी दुनिया क्या कह रही है? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मध्य पूर्व के पास इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है, जिसे हम आवर मिडिल ईस्ट में चर्चा करेंगे। खालिद, ये मध्य पूर्व में वाकई एक बहुत विस्फोटक स्थिति है और लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि ईरान अपने अरब पड़ोसियों पर इतनी ज्यादा बमबारी कर रहा है जितना कि वो इजराइल के साथ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल के साथ उन्हें पता है कि वे तबाह हो जाएंगे। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में वे समझ नहीं पा रहे कि क्या सोचें। फिर आपने सही कहा कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। और मैं ईरान द्वारा अमेरिका के पश्चिम समर्थक अरब सहयोगियों पर किए गए हमलों की बात कर रहा हूं। यही चुप्पी ईरानी शासन को और साहस दे रही है और उसे इसे जारी रखने की अनुमति दे रही है। हमारे लिए ये सामान्य सी बात हो गई है कि सुबह उठते ही सुनते हैं कि बहरीन पर बमबारी हुई, कुवैत पर बमबारी हुई, संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन हमला हुआ और सऊदी अरब पर भी। ऐसा लगता है जैसे ये सामान्य बात है और इसे स्वीकार कर लिया गया है, जबकि ये गलत है और इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये अमेरिका के अरब सहयोगी हैं और इन देशों में से हर एक पर हर हमला मध्य पूर्व में अमेरिकी विश्वसनीयता को और कमजोर करता है। और अच्छी खबर यह है कि इससे इजराइल की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि इजराइल यही कहता आया है कि ईरानी शासन के साथ कोई भी समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता नहीं ला सकता। ईरानी शासन बहुत खतरनाक है। यह सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के अरब सहयोगियों के लिए भी खतरा है। और अब इजराइल केवल बैठकर देख सकता है और उम्मीद कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर ट्रंप प्रशासन, जागेगा और देखेगा कि ये शासन बहुत खतरनाक शासन है। ये बहुत दृढ़ निश्चयी शासन है। यह एक ऐसा शासन है जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये एक ऐसा शासन है जो खुद को विजयी महसूस करता है। ये एक ऐसा शासन है जिसे लगता है कि उसने हालिया युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया को हरा दिया है, और ये बहुत खतरनाक बात है। खालिद, क्या ये असाधारण नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई मिलियन मुस्लिम और 1 मिलियन से अधिक अरब रहते हैं? आप देखते हैं कि जब चरमपंथी फारसी शिया शासन द्वारा अरब मुस्लिम देशों पर हमला किया जाता है, तब भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अरब मुस्लिम समुदाय में कोई प्रदर्शन, कोई विरोध, कोई आक्रोश नहीं दिखता। ये दिलचस्प है कि अमेरिका और पश्चिम में रहने वाले अरब और मुस्लिम अपने देशों की परवाह करते हैं। उन्हें अपनी सरकार की चिंता नहीं है। वे खुद को सरकारों से नहीं जोड़ते, और विडंबना ये है कि वे सरकारों के पश्चिम समर्थक रवैये के खिलाफ हैं। वे इसका विरोध करते हैं या उन्हें ये पसंद नहीं कि ये सरकारें अमेरिका से जुड़ी हैं, जबकि वे खुद वहीं रहते हैं। और यही इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक रही है। आप देखेंगे कि कई अरब और अमेरिकी वहां बैठे हैं जो अपने देश से भागे हैं। वे अपने देशों से इसलिए प्रवास कर गए क्योंकि वहां आर्थिक तंगी थी, तानाशाही थी, स्वतंत्र प्रेस नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं रही। वे अपने देशों में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं करते, बस तटस्थ रहते हैं। और इससे भी बुरा, जैसा कि मैंने बताया, कई मामलों में वे तो कट्टरपंथी भी बन जाते हैं। और वे इस बात का विरोध करते हैं कि उनके शासक और उनकी सरकारें पश्चिम समर्थक हैं। और ये एक ऐसी बात है, जैसा कि आपने कहा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है अब हमें जागना चाहिए। ये हमारे लिए चेतावनी है। ऐसा क्यों है कि अमेरिका के कैंपसों और अन्य जगहों पर जो प्रदर्शन होते हैं, जो अरब, अमेरिकी, मुस्लिम और अन्य लोग आयोजित करते हैं, वे प्रदर्शन सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही क्यों होते हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मैं वहां कोई असली ईरान समर्थक या ईरान विरोधी प्रदर्शन नहीं देखता। मैं नहीं देखता कि कुवैती नागरिक जो अमेरिका में रहते हैं वे कुछ कर रहे हों। मैं खाड़ी देशों के लोगों को बोलते नहीं देखता। कुछ लोग हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं है। इन देशों पर हमला हो रहा है
और अब समय आ गया है कि ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के अन्य लोग ये समझें कि ये हमले अमेरिका के सहयोगियों, अमेरिका के अरब और मुस्लिम सहयोगियों पर बहुत खतरनाक हमले हैं, खासकर मध्य पूर्व में। और अगर हम ईरानी शासन को इससे बच निकलने देते हैं, तो ये ईरानी शासन और उसके आतंकवादी प्रॉक्सी नेटवर्क को ये संदेश देता है कि सब ठीक है, आप जो चाहें कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत कमजोर है, इजराइल हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आप जानते हैं, पश्चिम बस वो नहीं समझ पाता जो मध्य पूर्व बहुत अच्छी तरह समझता है। और वो ये है कि ईरानी शासन इस समय जीत रहा है। वे जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने दो बड़ी शक्तियों के सामने टिके रहकर जीत हासिल की है। एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति इजराइल और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, अभूतपूर्व वायु शक्ति, नौसेना शक्ति, और वे टिके रहे। शासन अभी भी बरकरार है। अब हमें नहीं पता कि मोशाबा खमेनेई जीवित हैं या नहीं। कुछ संकेत हैं कि वे जीवित नहीं हैं। और सबसे हालिया बात वैसे, जो कल मुझे एक बैकग्राउंड फोन कॉल में डॉक्टर हैरल्ड रोड्स के साथ साझा की गई थी, जो इस्लामी संस्कृति के महान विशेषज्ञों में से एक हैं, उन्होंने मुझसे ये उल्लेख किया कि तेहरान में अंतिम संस्कार के दौरान ये परंपरा है कि मृतक का बेटा एक पत्र लिखता है या अपने पिता के नाम एक पत्र लिखता है, और वो वहां नहीं था। उन्होंने तेहरान में कहा कि मुस्तफा वहां नहीं था क्योंकि उसकी जान को खतरा है। ये वास्तव में बहुत से सवाल उठाता है कि क्या आयतुल्ला के बेटे, पूर्व आयतुल्ला के बेटे वास्तव में जीवित हैं या मर चुके हैं। और वास्तव में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये सेना, ये सैन्य माफिया, विचारधारात्मक रूप से चरमपंथी माफिया सत्ता में है। लेकिन आखिरकार शासन अभी भी कायम है। उनके पास हथियार हैं, उनके पास असममित युद्ध की क्षमता है, उनके पास सबसे विकसित अंतर्राष्ट्रीय आतंक नेटवर्क है, और वे हर दृष्टिकोण से अब भी डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं। और मेरी राय में कई मोर्चों पर वे जीत रहे हैं। देन मुश्तबा खमेनी के जीवित या मृत होने पर चर्चा मेरे अनुसार अप्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन शासन बना हुआ है, और चाहे वो मरे हों या जिंदा हों, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये मुश्तबा या उनके पिता अली के बारे में नहीं है। ये उस शासन के बारे में है जो लगभग 50 वर्षों से मौजूद है, जो गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें ईरानी संस्कृति और ईरानी राजनीति में बहुत मजबूत हैं। वहाँ है, और ये एक बहुत मजबूत विचारधारा है। आप अली खमेनी या उनके बेटे को मार सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शासन की नींव मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा वास्तव में अप्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ तक कि अगर वे कल सुबह ये घोषणा कर दें कि मुस्तफा खमेनी अब नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि ईरानी नेतृत्व जाग जाएगा और कहेगा कि अब हमें अपना तरीका बदलना होगा? मुस्तफा अब नहीं रहे, अब हमें इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मानना होगा। अब हम अपने प्रॉक्सी छोड़ देंगे। अब हम अमेरिकियों के प्रति नरम रुख अपनाएंगे। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं, आप जानते हैं, कई सालों से मैं ये कहता आ रहा हूं। ईरानी शासन और उसके आतंकवादी प्रॉक्सी के लिए ये व्यक्तिगत नेताओं के बारे में नहीं है। ये उनके लिए, आप जानते हैं, नेताओं को देखने या उनकी पूजा करने के बारे में नहीं है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन शासन, विचार और विचारधारा बनी रहती है। जैसे हमास में देखा, इजराइल ने हमास के ज्यादातर शीर्ष नेताओं को मार दिया, फिर भी हमास नहीं बदला। हिजबुल्लाह के कई नेताओं जैसे हसन नसरल्लाह की हत्या हुई, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ा। तो चलिए ये पूरी बहस बंद करें कि आप जानते हैं मुश्तबा जिंदा है या मर गया है, और इसके क्या नतीजे होंगे। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे लगता है हमें इसी तरह इस विचार को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, ये तथ्य कि आप ऐसे शासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे शासन के साथ बातचीत करना ही उस शासन के लिए एक जीत है। जैसे ही आप बातचीत शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें वैध मान रहे हैं। सबसे पहले आप उन्हें वैधता दे रहे हैं। दूसरी बात, ये मानना है कि आप युद्ध में अपने लक्ष्य पाने में असफल रहे। आखिरकार आपको बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आप, अमेरिका और इजराइल
आप इस शासन को नष्ट करने, इसकी सैन्य क्षमताओं को खत्म करने, इसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए युद्ध में गए थे और अंत में आप ये हासिल नहीं कर पाए। अब आप न सिर्फ बातचीत बल्कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर हैं। और कमजोरी कमजोरी बिल्कुल सही। पश्चिमी लोग यही नहीं समझते कि जिस पल आप सैन्य विकल्प को छोड़ देते हैं और बातचीत के लिए जाते हैं, वही पल है जब वे जीत जाते हैं। मुझे मत बताओ कि तुमने ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया। मुझे मत बताओ कि तुमने उनके ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। बस बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मायने नहीं रखता। ईरानी शासन जीत गया, उसके आतंकवादी प्रॉक्सी गुट जीत गए। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं, कभी डंडा, कभी गाजर, कभी उनसे बातचीत करना, फिर बातचीत ना करना, फिर बातचीत को निलंबित कर देना, फिर कहना कि वे झूठे हैं, बदमाश हैं और घटिया लोग हैं। नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आपको दृढ़ और सुसंगत रहना होगा और सुबह कहने से बचना चाहिए कि शायद हम समझौते पर पहुंच सकते हैं, और दिन के अंत में या रात को या शाम को हमें ये कहना कि आप जानते हैं वे झूठे हैं और घटिया लोग हैं। आप बात कर रहे हैं कि ये अमेरिकियों के लिए कैसे था? ये अमेरिकियों के लिए एक संदेश है। ये अमेरिकियों के लिए एक संदेश है। आपको इस शासन से निपटने के तरीके में सुसंगत रहना होगा। आप दोहरी बातें नहीं कर सकते, ये काम नहीं करता। सुनिए, मेरा मतलब है ईरानी शासन से सीखिए। अरबों से सीखें, वे बहुत स्पष्ट होते हैं। वे स्पष्ट और स्थिर हैं, अपना संदेश नहीं बदलते। वे जैसी बात है वैसे ही साफ साफ कह देते हैं। मुझे लगता है यही जगह है जहां ट्रंप प्रशासन, अमेरिकी और दूसरे लोग गलती कर रहे हैं। आपको बहुत स्पष्ट, बहुत दृढ़ रहना होगा और इसे साफ साफ बताना होगा। ये हमारे उद्देश्य हैं, ये हमारी मांगे हैं, आपको इन्हें स्वीकार करना होगा। हम आपके साथ समझौता करेंगे अगर आप इन्हें स्वीकार नहीं करते। ये युद्ध है, जब तक हम आपको नष्ट न कर दें। ऐसा ही होना चाहिए, मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता। आप जानते हैं हमें अरब दुनिया की इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति घृणा के बारे में क्या सोचना चाहिए, खासकर जब बात उनकी इजराइल के लिए चुपचाप समर्थन की आती है। क्या ये अब इजराइल के लिए एक मौका है? आज हमारे अरब पड़ोसी इजराइल को मध्य पूर्व का मजबूत घोड़ा मानते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ चुपचाप संपर्क करने के अवसर हैं। मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते दो कारणों से एक बड़ी उपलब्धि थे। एक, वे सार्वजनिक थे और ये तथ्य कि अरब देश किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से सामने आकर इजराइल के साथ समझौता करते हैं, यह एक बड़ी बात है। अब्राहम समझौतों की दूसरी उपलब्धि ये है कि ये समझौते खुद अरब देशों के बीच भी मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अरब देशों के आपसी संबंध कैसे हैं। तनाव और असहमति है और उनके आपसी रिश्ते भी इजराइल के प्रति उनकी भावना जितने या उससे भी खराब है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं डैन। मुझे लगता है कि यहाँ अवसर है। मुझे लगता है खाड़ी में कई लोगों ने ये सोचना पहले ही शुरू कर दिया था। ये नई बात नहीं है। खाड़ी में बहुत से लोग अब ये समझने लगे हैं कि असली दुश्मन ईरान है, इजराइल नहीं। और यहीं से ये रास्ता खुलता है कि सुरक्षा समन्वय, आर्थिक सहयोग और इजराइल तथा अन्य देशों के बीच सामान्यीकरण के लिए संबंध स्थापित करने के अवसर मिले। हम सबको उम्मीद थी कि सऊदी अरब भी अब्राहम समझौतों में शामिल होगा, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वहाँ एक मौका है। खाड़ी के कई लोग इस समय खतरा महसूस कर रहे हैं, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप जानते हैं, वैसे उनकी ये भावना गलत नहीं है। मैं उन्हें समझ सकता हूँ, हम सब उन्हें समझ सकते हैं। और वे अपने चारों ओर देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वास्तव में कोई भी उनकी रक्षा करने नहीं आ रहा है। ठीक है, अमेरिका की इस क्षेत्र में बड़ी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वे इजराइल को, जैसा कि आपने कहा, मध्य पूर्व में एक बेहद ताकतवर खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, एक ऐसा देश जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस सब से कुछ अच्छा निकलेगा। आप अब्राहम समझौतों का विस्तार देखेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। अगर आप मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अब्राहम समझौतों का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको शांति के दुश्मनों को कमजोर करना और नष्ट करना होगा। जो लोग आपको खुलेआम कह रहे हैं, मैं अरबों और इजराइल के बीच सामान्यीकरण को विफल कर दूंगा। जो लोग कहते हैं मैं इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नहीं मानता,
जो लोग कहते हैं हम इजराइल से कोई शांति समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, मध्य पूर्व में इजराइल के लिए जगह नहीं है। तो यही तरीका है, यही समीकरण है। आप शांति विरोधी गुट को कमजोर करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, और इससे अरब और मुस्लिम दुनिया में शांति समर्थक गुट मजबूत होगा। अमेरिकियों और यूरोपियों को इसे ऐसे ही देखना चाहिए। ये बहुत सरल है। खालिद, अब्राहम सुरक्षा गठबंधन क्या है? वो क्या है? जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र के सामने खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने वास्तव में उस समय येचियल लीडर से पूछने के बाद मुलाकात की। वह उस समय राजदूत नहीं थे, लेकिन बाद में राजदूत बन गए और खड़े हुए। उन्होंने बैठकर मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को फिर से डिजाइन करने की बात की। उन्होंने कहा, इजराइल अब्राहम सुरक्षा गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आज 3 साल बाद हम लेबनान के राष्ट्रपति यूसुफ ऑन के साथ सीधे वार्ता में होते हुए देख रहे हैं। सीरिया में स्थिति, तुर्की की विघटनकारी गतिविधियों और क्षेत्र के लिए खतरों के बावजूद, लेकिन फिलहाल सीरिया में स्थिति पहले से बेहतर है। यूएई कई वर्षों से बेहतरीन संबंध है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छे संबंध है। सऊदी, मोरक्को के साथ भी संभावनाएं हैं। क्या आप देखते हैं कि उस समय नेतन्याहू की जो सोच थी, एक नया सुरक्षा ढांचा बनाने की, जिसे हम अब्राहम सुरक्षा गठबंधन कह सकते हैं, जो चीन, रूस और ईरानी शासन के खिलाफ हो, उसकी संभावना है? मुझे लगता है पर्दे के पीछे कई चीजें हो रही हैं। हम सुरक्षा सहयोग और गठबंधन की चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें और भी बातें हैं। मुझे लगता है इसमें कई और देश भी हैं जिनके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। ये अच्छी खबर है। हम इसे खुले तौर पर कैसे लाएं? इन चीजों को सार्वजनिक करने से और लोग भी शामिल होंगे, जो अच्छा है। ये दूसरों को सकारात्मक संदेश देगा कि इजराइल के साथ काम करना सही है। इजराइल साझेदार है, दुश्मन नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। ये एक ऐसी चीज है जो वाकई मौजूद है। विडंबना देखिए, हमें ईरानी शासन और उसके आतंकी नेटवर्क का शुक्रिया कहना चाहिए, जिन्होंने सभी को एकजुट किया और कई अरबों मुसलमानों को इजराइल के करीब लाने व सुरक्षा बनाने में मदद की। मेरा मानना है कि ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक रूप से भी अहम है। ये खुफिया जानकारी साझा करना है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसा मैंने कहा, ये सकारात्मक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके सफल होने के लिए आपको अमेरिकियों और यूरोपियनों की तरफ से ईरानी शासन और उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ बहुत मजबूत रुख की जरूरत है। अगर आप इस गठबंधन को देखना चाहते हैं, मैं इसे पवित्र और बहुत अच्छा गठबंधन कहता हूं। मध्य पूर्व की स्थिरता और सुरक्षा के लिए ये आवश्यक गठबंधन है। अगर आप गठबंधन मजबूत और सार्वजनिक करना चाहते हैं, तो खासकर आपको अमेरिका का समर्थन चाहिए। मैं अभी यूरोपियनों पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं उनका बार बार जिक्र करता हूं, लेकिन मैं आमतौर पर पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूं। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी प्रशासन इस पूरे हालात से कैसे निपटता है। कमजोरी के संदेश भेजना बंद करें। मेज पर जोर से हाथ मारें। रियायतें देना बंद करें। बहुत सख्त रहें। इन्हीं जिहादियों से निपटने का यही एक तरीका है। ईरानी शासन और हमास, हिजबुल्ला, हौथी, अल-कायदा और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है। मैं इन सभी को एक ही टोकरी में रखता हूं। ये सभी बहुत खतरनाक हैं। वे सभी उस खतरनाक विचारधारा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और इन सभी का उद्देश्य एक ही है, जो है इजराइल को समाप्त करना और उसकी जगह एक इस्लामवादी राज्य स्थापित करना। और ये इजराइल से शुरू होता है और अन्य देशों तक फैलता है। तो यही बात पश्चिमी लोग नहीं समझते। इजराइल के दुश्मन अमेरिका और पश्चिम के भी दुश्मन हैं। दिलचस्प बात है कि अगर हम आपकी बात मानें, तो जिसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण कहा जाता है, जो असल में फतह का ही नया रूप है, उसमें और बाकी संगठनों में कोई बड़ा रणनीतिक अंतर नहीं है। जो फतह था, और फतह निश्चित रूप से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का मुख्य गुट था, पीएलओ, जिसने असल में 1993 में तथाकथित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो मूल रूप से इजराइल और पीएलओ के बीच एक रूपरेखा समझौता था। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ये है कि रणनीतिक रूप से इन तरीकों के बीच कुछ हिंसक सामरिक मतभेदों को छोड़ दें, तो ये सभी मूल रूप से एक ही सोच पर हैं।
आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर आप महमूद अब्बास को देखें, जो 91 साल के हैं, पश्चिम उन्हें शांति का आदमी मानता है। वे आत्मघाती हमलावर नहीं बुला रहे, पर कह रहे हैं अल अक्सा का खून बदला जाएगा और यहूदियों से लड़ाई होगी। ये वही भाषा है जो हज अमीन अल हुसैनी ने सदी की शुरुआत से लेकर 1930 के दशक तक इस्तेमाल की थी, जब वो बर्लिन में नाजियों के साथ थे। तो मुझे लगता है कि पश्चिम खुद को इस सोच में धोखा देता है कि अगर उनके समकक्ष ब्रुक्स ब्रदर्स के सूट और टाई पहनते हैं और कुछ नहीं बोलते, या अबू मोहम्मद अल जोलानी या ओसामा बिन लादेन या अली खमेनेई की तरह दिखते हैं, तो वे सच में शांति के लोग हैं। यहीं पर फिलिस्तीनी रणनीति हमेशा बहुत सफल रही है। आप पश्चिमी लोगों से वही कहते हैं जो वे सुनना पसंद करते हैं, और पश्चिमी लोग तुरंत आपको अपना लेते हैं और अपनी जेब और बटुआ खोल देते हैं और कहते हैं लो पैसे। फिलिस्तीनी प्राधिकरण भी अलग नहीं, यासिर अराफात ने भी यही किया। उन्हें ये सीख मिला कि अगर आप अमेरिकियों और यूरोपियों से सही बातें कहें तो आपकी बैंक की तिजोरी भर जाएगी। हाँ, ये कारोबार के लिए अच्छा है। हाँ, ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। और सच में आप जानते हैं, वो धरती के सबसे अमीर फिलिस्तीनियों में से एक बन गया, अगर सबसे अमीर अरबों में से एक नहीं। महमूद अब्बास भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ दो अहम बातें हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण आज बहुत अप्रासंगिक हैं। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वे बहुत कमजोर हैं। वे लगभग भ्रष्ट हैं। माफ कीजिए, वे बहुत भ्रष्ट हैं और लगभग दिवालिया हैं। आर्थिक रूप से वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका ने अपनी वार्षिक भुगतान बंद कर दिए हैं। कैदियों के परिवारों को मिलने वाले भुगतान और पे फॉर स्ले के कारण, हाँ, पे फॉर स्ले वगैरह होती हैं, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण बहुत कमजोर है। उसका कोई महत्व नहीं। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता और ज्यादातर फिलिस्तीनी चाहते हैं कि महमूद अब्बास इस्तीफा दें। उन्हें हमास के विकल्प के रूप में व्यवहार्य नहीं माना जाता। फिलिस्तीनी प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और खराब शासन के कारण हमास लोकप्रिय है। हमेशा से यही स्थिति रही है, लेकिन पश्चिमी देश सुनना नहीं चाहते। पश्चिम में माना जाता है कि अगर महमूद अब्बास आतंकवाद में शामिल नहीं हैं और सही बातें कह रहे हैं तो वो शांति के साथी हैं, लेकिन वो शांति के साथी नहीं हैं। सबसे पहली बात, उनके अपने लोगों के बीच उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो 91 साल के हैं। वो अपने 4 साल के कार्यकाल के 21वें साल में हैं। उन्हें जनवरी 2005 में चुना गया था। वो अब भी वहीं हैं और बेटे यासिर अब्बास को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा मतलब है, महमूद अब्बास ठीक है, वो अंग्रेजी में अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन अरबी में उनका संदेश पूरी तरह अलग होता है। अरबी में महमूद अब्बास, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उनके मीडिया व अन्य नेताओं की तरफ से आने वाला संदेश अक्सर बहुत नकारात्मक होता है। उसमें इज़राइल को लगातार दुश्मन के रूप में देखा जाता है। इज़राइल को कभी भी संभावित शांति साथी के रूप में नहीं दिखाया जाता। मैं नहीं कह रहा कि आप इज़राइल की आलोचना न करें, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण और दूसरे लोग इज़राइल को अवैध ठहरा रहा है और यहूदियों को इतना बुरा दिखा रहा है कि अब वो किसी इज़राइली से बात करते हुए भी नहीं दिख सकता। तो हम इस दुष्चक्र में घूम रहे हैं। फिलिस्तीनी क्रांतिकारी परिषद की एक नवनिर्वाचित सदस्य थीं, जो शोएब एरकात, जो पूर्व वार्ताकार थे, की बेटी हैं। हाल ही में उन्होंने कई फिलिस्तीनियों की नज़र में बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी दृष्टिकोण को प्रचारित करने के लिए मेरा मानना है कि हमें अपने संदेश इजरायली जनता को संबोधित करने चाहिए। और अब उन पर सामान्यीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। उन पर गद्दार होने का भी आरोप है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जेल भेजा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कहा कि शायद हमें इजरायली जनता को संबोधित करना चाहिए, लेकिन कभी रियायत देने की बात नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इजरायल के अस्तित्व के अधिकार में विश्वास करती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा है। चलिए सीधे इजरायली जनता से बात करते हैं। अगर हम उन्हें मनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें उन्हें राजी करना है। ये सिर्फ आपको फिलिस्तीनी इतिहास के कट्टरपंथीकरण की हद दिखाता है। इसके लिए जिम्मेदार महमूद अब्बास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण हैं। वे अपना संदेश नहीं बदलते। उनकी बयानबाजी बहुत खराब है। ये काफी इजराइल विरोधी है, और यही वो चीज है जो आखिरकार फिलिस्तीनियों को हमास और जिहादियों की खुली बाहों में ले जाती है। हाँ, ये वाकई में मध्य पूर्वी संस्कृतियों का एक सबक है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं।
हम अभी फिर से ईरानी मुद्दे पर लौटते हैं। ऐसा लगता है कि इस्लामिक रिपब्लिक की हुकूमत को नष्ट करने और ख़त्म करने के अलावा सच में कोई और विकल्प नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कर रहे हैं, फारस की खाड़ी, होर्मुज, जलडमरू मध्य, ओमान की खाड़ी के किनारे बंदरगाहों पर हमला करके। अगर आप बंदर अब्बास, बुशहर के बंदरगाहों पर हुए हमलों को देखें, इन सभी पर और लगभग 6 या इतने और स्थानों पर भी वह उन्हें आर्थिक व सैन्य रूप से दबाना चाहते हैं और जलडमरू मध्य के खिलाफ कार्रवाई से रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम इसे ट्रंप जलडमरू मध्य रणनीति कह सकते हैं। आपकी नज़र में ये पहले की तुलना में कितना असरदार हो सकता है? उन्होंने नौसेना पूरी तरह तबाह कर दी है। उन्होंने वायुसेना को बमबारी से नष्ट कर दिया, फिर भी शासन बना हुआ है। क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि आप वास्तव में उन पर दबाव बना सकते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से जकड़ सकते हैं, जिससे आंतरिक रूप से या तो उनका पतन हो या वे अंदर से ही बिखर जाएं? देखिए डैन, मुझे लगता है आप जानते हैं मैं कोई सैन्य रणनीतिकार या विशेषज्ञ नहीं हूं। आप नौसेना को नष्ट कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने सैन्य अड्डों को नष्ट कर सकते हैं। आखिरकार इसमें समय लगेगा और शासन परिवर्तन लाने का एकमात्र तरीका यही है कि शासन को इतना कमजोर कर दिया जाए कि आम ईरानी इस शासन के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए खुद को पर्याप्त आत्मविश्वासी महसूस करें। यही एकमात्र तरीका है। आप चाहते हैं कि ईरानी लोग सत्ता संभालें, तो मुझे लगता है आप जानते हैं, ठीक है, आप उनकी सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। आपको उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इसमें समय लगता है। जो बात मुझे परेशान करती है वो ये है कि मैं अब भी नहीं देख रहा हूँ, आप जानते हैं, स्थानीय ताकतें आगे आकर ये कह रही हों कि हम इस शासन के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, हम तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसका कोई संकेत नहीं और यही मुझे परेशान करता है। कुर्द लोग इसके लिए तैयार थे, लेकिन मेरी समझ के अनुसार अमेरिकियों ने तुर्कों के दबाव में आकर उस पूरी पहल को खत्म कर दिया। ये सब वास्तव में उत्तरी इराक में कुर्द स्वायत्त क्षेत्रों में हो रहा था और ईरान इराक सीमा पर हजारों सशस्त्र कुर्द मौजूद थे जो इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उम्मीद थी कि ईरान के भीतर डोमिनो प्रभाव पैदा किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। और हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप जानते हैं, ये सैन्य दबाव, आर्थिक दबाव ईरानी शासन को कमजोर कर देगा। एक समय आएगा जब ईरानी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और इस शासन के खिलाफ तख्ता पलटकर इसे बदल देंगे। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। मुझे अभी इस शासन से छुटकारा पाने का और कोई तरीका नहीं दिखता। इसलिए सैन्य दबाव बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है। आर्थिक दबाव भी बढ़ाना होगा और आपको पता है, विरोधाभासी संदेश नहीं भेजने चाहिए। कभी आप समझौता करना चाहते हैं, कभी नहीं। फिर कहते हैं समझौता अमान्य है। ऐसा नहीं चलता। इन आतंकवादियों, जिहादियों से निपटते समय आपको लगातार एक जैसा रहना चाहिए, ताकि आप ईरानी जनता और मध्य पूर्व के उन लोगों का विश्वास जीत सकें जो ईरानी शासन व उसके प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ हैं। यही बात है, निरंतरता, दृढ़ संकल्प, स्पष्टता, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक धैर्य। बिल्कुल। आज के लिए मध्य पूर्व पर बस इतना ही, और ईरान के इस्लामी गणराज्य के मुकाबले यही वो रणनीति है जिसे अपनाना होगा। मध्य पूर्व के अरब मुस्लिम बहुल लोग ऐसा मानते हैं और मुझे लगता है कि इजराइल भी इसे बेहतर समझता है। मेरा मतलब है, इजराइल इस अंतहीन युद्ध को लड़ता रहा है, भले ही कुछ लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलें और युद्ध में इजराइल का भी विरोध करें, लेकिन यही इस क्षेत्र में जीवित रहने और आगे बढ़ने का तरीका है, जहां हमेशा चलने वाला युद्ध सामान्य बात है, कोई अपवाद नहीं। खैर, खालिद अबू तामे, हमारा एपिसोड आर मिडल ईस्ट अल शक अल औसत लना अब समाप्त हो गया है। मैं अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।